नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंदू संगठनों की ओर से क्रिसमस का विरोध किए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा कि यह बीजेपी सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। कांग्रेस बोली, हम चुप नहीं रहेंगे, हम नफरत और हिंसा के खिलाफ हर समुदाय के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों की ओर से क्रिसमस का विरोध करने पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। इस वीडियो में कुछ लोग क्रिसमस की सजावट में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में लोग सिर्फ क्रिसमस मनाने के कारण निशाना बनाए जा रहे हैं और डराए जा रहे हैं। जबलपुर और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा और उत्तराखंड तक और कई अन्य जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों को संगठित तरीके से निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे देश की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिसकी पहचान हमेशा एकता और विविधता की ताकत से रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, ये घटनाएं सीधे तौर पर आपकी विचारधारा को दर्शाती हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को पूरी दुनिया देख रही है। हम चुप नहीं रहेंगे, हम नफरत और हिंसा के खिलाफ हर समुदाय के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। देश भर में क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय में डर का माहौल। छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक मॉल में सेंटा की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई। असम के नलबाड़ी जिले में सेंट मैरी स्कूल की क्रिसमस सजावट को आग लगाई गई। इस क्रिसमस भी देश भर में ईसाई समुदाय पर हमले और डर की घटनाएं जारी रहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल के लोगों ने मैगेंटो मॉल में सजावट तोड़ी और सेंटा की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें 20 से अधिक लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। असम के नलबाड़ी जिले में सेंट मैरी स्कूल की क्रिसमस सजावट को आग लगाई गई। कई भाजपा शासित राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की। जबलपुर में दृष्टिहीन युवती पर चर्च में हमला हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश भर के ईसाई समुदाय में डर और नाराजगी गहरी है। ईसाई समुदाय पर हमलों के बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च में पीएम मोदी की मौजूदगी, विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्ष ने पूछा कि क्या पीएम यह सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर देश भर के कई शहरों में ईसाई समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इसी बीच पीएम मोदी क्रिसमस मनाने दिल्ली के एक चर्च पहुंचे, जिसको लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जैसे ही पीएम की चर्च वाली तस्वीरें सामने आई, विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मोदी चर्च में जाकर ईसाई समुदाय को मनाने में लगे हैं, जबकि उनके हिंदुत्ववादी गुंडे सड़कों पर क्रिसमस के जश्न में खलल डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप कड़ी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं। क्या आप ये सब देख नहीं रहे या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? कृपया देश को संदेश दीजिए कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जाएगी। गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे प्रधानमंत्री, विपक्ष। देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हो रहे हमले और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं, विपक्ष। आरोपों पर बीजेपी या सरकार की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि देश भर में ईसाइयों और चर्चों पर हमले हो रहे हैं और पीएम मोदी उधर फोटो खिंचवाने में लगे हैं। पीएम ने पाखंड और धोखे को जैसे कला बना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं। काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। हालांकि बीजेपी सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत और चीन संबंधों को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की हालिया रिपोर्ट पर चीन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पेंटागन की टिप्पणियां चीन की रक्षा नीति को गलत तरीके से पेश करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखता है।
भारत और चीन संबंधों को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की हालिया रिपोर्ट पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि एलएसी पर तनाव कम होने के बाद चीन भारत के साथ रिश्ते स्थिर कर अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूत होने से रोकना चाहता है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि पेंटागन की टिप्पणियां चीन की रक्षा नीति को गलत तरीके से पेश करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखता है और किसी तीसरे देश को निशाना बनाने का इरादा नहीं रखता। चीन ने भारत के साथ संवाद बढ़ाने, आपसी विश्वास मजबूत करने और द्विपक्षीय रिश्तों को स्थिर व टिकाऊ बनाने की बात कही। बता दें कि पेंटागन रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश को चीन के कोर इंटरेस्ट के रूप में बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना कोर इंटरेस्ट में बताया। एलएसी पर तनाव कम होने के बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश, भारत और चीन के बीच अविश्वास अभी भी बड़ी चुनौती। अमेरिकी पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन के इरादों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। पेंटागन का कहना है कि चीन 2049 तक चीनी राष्ट्र के महान पुनर्जागरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके तहत वह ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अरुणाचल जैसे विवादित इलाकों पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एलएसी पर तनाव घटने के बाद चीन भारत से रिश्ते स्थिर करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका की नजदीकी न बढ़े। हालांकि भारत अब भी चीन के इरादों को लेकर सतर्क और सशंकित बना हुआ है। कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर थाईलैंड का स्पष्टीकरण। यह ढांचा कोई पंजीकृत धार्मिक स्थल नहीं था और इसे सुरक्षा व क्षेत्र प्रबंधन के कारण हटाया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति गिराए जाने पर भारत ने जताई थी चिंता। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास भगवान विष्णु की मूर्ति गिराए जाने के मामले में भारत की चिंता जताने के बाद थाईलैंड ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। थाई अधिकारियों ने कहा कि यह ढांचा कोई पंजीकृत धार्मिक स्थल नहीं था और इसे सुरक्षा व क्षेत्र प्रबंधन के कारण हटाया गया। ऑनलाइन वायरल वीडियो में 2014 में बनी विष्णु की मूर्ति को थाई सैनिकों द्वारा बैकहो लोडर से गिराते हुए दिखाया गया था। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। थाई कंबोडिया सीमा प्रेस सेंटर ने कहा कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी और संवेदनशील सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले प्रतीकों को हटाने के लिए की गई। थाईलैंड का दावा है कि यह मूर्ति विवादित चोंगान मा इलाके में थी और उसे संप्रभुता जताने का संकेत माना गया। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया था और दोनों देशों से संवाद की अपील की। वहीं कंबोडिया ने आरोप लगाया कि मूर्ति उसके क्षेत्र में गिराई गई। यह घटना दोनों देशों के बीच जारी सीमा तनाव के बीच सामने आई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान दे दीजिए, राजनाथ सिंह ने सुनाया वाकया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एक समारोह में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी की कविता, परोपकार और उनके हास्य बोध की भी सराहना की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एक समारोह में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके एक पाकिस्तान दौरे का वाकया सुनाया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार जब अटल जी पाकिस्तान दौरे पर थे तो उनके भाषण से प्रभावित होकर एक अविवाहित महिला ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लें, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। इस पर अटल जी ने जवाब दिया कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी की कविता, परोपकार और उनके हास्य बोध की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अटल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी नेता और कवि थे। उनकी कविताओं ने लोगों के दिलों को छुआ और सभी को उनका प्रशंसक बना दिया। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मामला जबरन वसूली की कोशिश से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मृत शख्स के एक साथी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने जबरन वसूली के आरोपी एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की बिना पुष्टि वाले ईश निंदा के दावों पर पीट कर हत्या किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ का हमला बुधवार रात करीब 11 बजे हुआ। डेली स्टार के अनुसार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवव्रत सरकार ने बताया कि एक व्यक्ति पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। वह उसी गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों के अनुसार सम्राट ने कथित तौर पर एक स्थानीय निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी।
बुधवार रात वह और उसके कई साथी कथित तौर पर पैसे लेने के लिए शाहिदुल के घर गए थे। जब परिवार ने डाकू चिल्लाकर शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सम्राट पर हमला कर दिया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जबकि समूह के अन्य सदस्य भागने में कामयाब रहे, सलीम हथियारों के साथ पकड़ा गया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अमृत मंडल उन्हें गंभीर हालत में मिला और उसे पांगशा उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया, जहां सुबह करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। द डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया है और उसके पास से 2 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एक पिस्तौल और एक स्थानीय रूप से बनी एक शॉट वाली बंदूक शामिल है। ओडिशा में बंगाल के मजदूर की पीट कर हत्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में लिंचिंग, पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर को बांग्लादेशी बताकर लिंचिंग का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि ओडिशा में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर जुएल शेख को पीट कर मार डाला गया। जुएल के साथी मजदूरों और परिवार का आरोप है कि उन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर मारा गया, लेकिन ओडिशा पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और कहा कि जुएल और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जुएल शेख बंगाल में मुर्शिदाबाद के चक बहादुरपुर गांव के रहने वाले थे। जुएल ओडिशा के संबलपुर जिले में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और हाल ही में 20 दिसंबर को ओडिशा गए थे। वे 3 महीने के लिए काम पर गए थे और रोजाना 600 रुपए कमाते थे। जुएल के साथी मजदूर पलटू शेख ने बताया, हम चाय की दुकान पर थे, कुछ लोग आए और आधार कार्ड दिखाने को कहा। मैं ओडिशा में 12 साल से काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है। पलटू शेख 2 अन्य मजदूर भी घायल हुए, वे संबलपुर के अस्पताल में भर्ती। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जुएल के साथी मजदूर पलटू शेख ने बताया कि हम चाय की दुकान पर थे, कुछ लोग आए और जुएल से बीड़ी मांगी। फिर उन्होंने आधार कार्ड दिखाने को कहा और पूछा कि हम कहां से हैं। हमने आधार कार्ड दिखा दिए। अचानक उन्होंने बांस की लाठियों से हमला कर दिया। जुएल के सिर पर जोर से मारा, कुछ दूसरे लोग घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार पलटू ने कहा कि हम जुएल को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं ओडिशा में 12 साल से काम कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है। हमले में 2 अन्य मजदूर अकीर शेख और पलाश शेख भी घायल हुए, वे संबलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका में विशाल रैली को किया संबोधित। तारिक रहमान ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति की बहाली पर जोर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने लगभग 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटने के कुछ घंटों बाद बुधवार को ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों समर्थकों के सामने उन्होंने बांग्लादेश के लिए अपना विजन पेश करते हुए कहा कि मेरे पास एक प्लान है और लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति की बहाली पर जोर दिया। ढाका के 300 फीट इलाके में आयोजित रैली में रहमान ने सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने, एक सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश बनाने की बात कही। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम और 2024 के जन आंदोलनों का जिक्र करते हुए एकता का आह्वान किया। रहमान ने युवाओं से देश के भविष्य की जिम्मेदारी लेने को कहा और अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के लिए प्रार्थना की अपील की। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई गंभीर चिंता, कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने की मांग। पीड़िता ने कहा, कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंच सकता है, मुझे मरवा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने की मांग की है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर कहीं भी पहुंच सकता है और उन्हें मरवा सकता है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने की भी मांग की, जिन्होंने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान उसका मजाक उड़ाया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करते हुए उसे पीड़िता और उसकी मां से 5 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश दिया है और हर सोमवार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा है। पीड़िता ने कहा कि कोर्ट की शर्तें सही हैं, लेकिन वह लगातार डर में जी रही हैं। वह अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्नाव रेप मामले में सेंगर की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। सीबीआई ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी।
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद निलंबित होने पर विवाद और चौतरफा दबाव के बीच अब सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है। 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। वहीं अब सीबीआई ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई प्रवक्ता ने बयान दिया कि हाई कोर्ट में सुरक्षा का हवाला देकर सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। अब सीबीआई चाहती है कि हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो और सजा बरकरार रहे। सीबीआई ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.